Hello students, today we are going to read lesson 2 class 12th The Diamond Necklace। इसके राइटर हैं G.D. Maupassant। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। G.D. Maupassant जिनका जन्म बॉर्न 1850 to 1893 उनका लाइफ स्पान रहा है, बहुत ही कम 43 ईयर्स का लाइफ स्पान रहा है। वॉज अ पॉपुलर 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर। ये एक 19वीं सदी के फ्रेंच राइटर थे। ही लिव्ड ए शॉर्ट बट इवेंटफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। उन्होंने बहुत ही इवेंटफुल माने घटनाओं से भरा हुआ जीवन जिया और बड़ी ही प्रोडक्टिव लाइफ उन्होंने जी। ही इज़ वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। वो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के जो जनक कहे जाते हैं उनमें से एक हैं। एज अ फॉलोअर ऑफ फ्लॉबर्ट, his short stories are characterized by their economy of style and their efficient, effortless denouement. फ्लॉबर्ट के अनुयायी कहे जाते हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें एक तो इकोनॉमी ऑफ स्टाइल है, यानी इकोनॉमी ऑफ स्टाइल दैट मीन्स वो शब्दों का यूज कम करते हैं, सेंटेंस छोटे छोटे और कम बातों में अपनी बात को कह देते हैं, ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते। और उनके जो प्रभावी बिना प्रयत्न के एफर्टलेस जो डेनोमेंट होता है, यानी कि कहानी की समाप्ति होती है, उपसंहार जो होता है वो भी एफर्टलेस होता है, वो ख़त्म कर देते हैं कहानी को, पर फिर भी एफिशिएंट रहती है। ही ऑल्सो रोट 6 नोवेल्स। उन्होंने 6 नोवेल भी लिखे हैं। ही सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर समरसेट मॉगम एंड ओ हेनरी। उन्होंने समरसेट मॉगम और ओ हेनरी जो राइटर हुए हैं उनके लिए मॉडल का काम भी किया है। Maupassant took the subjects for his pessimistic stories. Maupassant जो है वो अपनी कहानियों में निराशावादी पैसिमिस्टिक उनके विषय दिखते हैं कहानियों के। एंड नोवेल्स चीफली, और उनके जो नोवेल्स हैं वो मुख्य तौर से फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द अपर क्लास, वो उच्च वर्ग के बिहेवियर व्यवहार के बारे में प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं। द फ्रैंको प्रशियन वॉर, और उनके नोवेल के टॉपिक रहते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर, जिसको फ्रैंको जर्मन वॉर भी कहते हैं, और ये 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। एंड द फैशनेबल लाइफ ऑफ पेरिस, और दूसरा टॉपिक रहता है उनकी स्टोरीज का और नोवेल्स का फैशनेबल लाइफ ऑफ पेरिस, पेरिस का जो फैशन वाला लाइफ में है वो। तो इस कहानी में भी पेरिस की एक फैशनेबल लाइफ का ही चित्रण किया गया है। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मिडिल क्लास लेडी मैथिल्डे लुज़ेल। ये कहानी मैथिल्डे लुज़ेल एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, औरत है, उसके चारों ओर घूमती है। मैथिल्डे इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड यूथ। मैथिल्डे अपनी सुंदरता और यूथ पर प्राउड करती थी। बट सी हैज़ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, परंतु उसको एक छोटे से क्लर्क से शादी करनी पड़ी। सी इज़ अनेबल टू रिकनसाइल टू हर पॉवर्टी। वो अपनी गरीबी का समाधान तो कर नहीं सकती थी, असमर्थ थी। सी ड्रीम्स ऑफ अ पैलेसियल हाउस, परंतु वह आलिशान घरों में रहने का स्वप्न देखती थी। एक्सक्लूसिव ड्रेसेज, अति सुंदर जो कपड़े होते हैं उनको पहनने का, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने का वो सपना देखती थी। द लॉस ऑफ अ डायमंड नेकलेस शी बोरोज फ्रॉम हर रिच फ्रेंड ruins हर। इस कहानी में द लॉस ऑफ, वो एक अपने मित्र से, एक अमीर दोस्त से हर डायमंड नेकलेस, हीरो का हार लाती है उधार, और वो खो जाता है, और उस हार का खोना ही ruins हर, उसके जीवन को, एंड हर हस्बैंड्स लाइफ, और उसके पति के जीवन को बर्बाद कर देता है। द कपल हैज़ टू लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, और फिर इस कपल को, पति पत्नी को, अपने जीवन के 10 साल अत्यंत घोर गरीबी में गुजारने पड़ती हैं। Maupassant seems to suggest through this story that one should not aspire for more than what one has. Maupassant इस कहानी में ये बताते हुए प्रतीत होते हैं कि हालांकि that one should not aspire for more than what one has, कि किसी के पास कुछ है तो उससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा न करें।
टू मच एम्बिशन में स्पेल अ डूम, अति महत्वाकांक्षा होने से नाश ही होता है, किसी के जीवन का नष्ट ही होता है, नुकसान ही होता है। मोर ओवर, इसके अलावा वन शुड कन्फेस वंस मिस्टेक और फॉल्ट एट द राइट टाइम। और इस कहानी में ये भी बताते हैं कि सही समय पर ये तो अपनी गलतियों को कोई सुधार ले, कन्फेस कर ले तो वो भी अच्छा है। अदरवाइज वन में हैव टू सफ़र मच फॉर इट, अन्यथा किसी को उसके लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये आप देख लें इस कहानी में मॉपसंट जो राइटर हैं उन्होंने जो भी बताया है वो कहानी शुरू होती है। She was one of those pretty and charming young girls who sometimes are born as if by a slip of fate. इस कहानी में जो मुख्य किरदार है, करेक्टर है, वो मैथिल्डा लुजेल है। वो अति सुंदर, प्रीति और आकर्षक यंग गर्ल्स, जवान लड़कियां जो कभी कभी पैदा होती हैं, उनमें से एक थी। एज इफ बाई स्लिप ऑफ फिट, परंतु मानो कि दुर्भाग्य से इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वो क्लर्कों के परिवार में पैदा हो गई। बहुत सुंदर आकर्षक थी, कभी कभी ऐसी महिला पैदा होती हैं, परंतु वो इस क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई। सी हैड नो ड्योरी, उसके पास दहेज नहीं था। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद नहीं थी। नो वे ऑफ बीइंग नॉन, नहीं उसके पास प्रसिद्ध होने का कोई तरीका था। अंडरस्टूड, लव्ड एंड वेडेड बाय एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन, कोई अमीर प्रतिष्ठित आदमी उससे प्यार करे, उससे शादी करे, ऐसा कोई तरीका उसके पास नहीं था। सो सी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो फिर उसे एक शिक्षा विभाग के मंत्रालय में एक छोटा सा क्लर्क व्यक्ति था जिससे उसको शादी करनी पड़ी। सी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज सी कुड नॉट ड्रेस वेल, वह साधारण कपड़े पहनती थी क्योंकि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी गरीबी के कारण। बट सी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ सी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन, परंतु वो बहुत नाखुश थी क्योंकि उसके से लगता था जैसे उसको काफ़ी हायर स्टेशन, ऊंचे पद से, ऊंची जगह से उसको कहीं पर पटक दिया गया हो। सिंस विद वीमेन देयर इज नाइदर कास्ट नॉर रैंक, चूँकि औरतों की न तो कोई जाति होती है न कोई रैंक होती है। फॉर ब्यूटी, सुंदरता के लिए। यहाँ ये ध्यान रखें आप कि ये कहानी पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर की फैशनेबल लाइफ की है। तो वहाँ जो ट्रेडिशन परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग राइटर ने अपने थॉट प्रस्तुत किए हैं। तो उसके जो थॉट हैं उसके अनुसार सुंदरता के लिए औरतों की न तो कोई कास्ट होती है न रैंक होती है। ग्रेस एंड चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड ब्रीडिंग, जो किसी महिला का ग्रेस, सुंदरता और उसका जो चार्म, आकर्षण होता है, उसकी इनायत जो होती है चेहरे की, वो उसका जन्म और उसकी नस्ल की जगह ले लेती हैं। यानी उसके लिए ग्रेस और चार्म महत्व रखते हैं, न कि बर्थ और ब्रीडिंग। नेचुरल इंजेनिटी, इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज एलिगेंट, ए सपल माइंड आर देयर सोल हायरार्की। नेचुरल इंजेनिटी जो होती है, उसकी प्राकृतिक कोमलता, चतुरता जो होती है उसके चेहरे पर, जो कि इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज एलिगेंट, जिसके लिए वो सुंदर है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, जिसके लिए वो जानी जाती है, नेचुरलिटी जो है उसकी। और सपल माइंड आर देयर सोल हायरार्की, और उसके लचीला दिमाग, कभी भी थोड़ी सी चीज़ से भटक जाना, इधर उधर होना, तो ये उसका मुख्य हायरार्की होती है। एंड ऑफन मेक ऑफ वीमेन ऑफ द पीपल द इक्वल्स ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज, और इस अक्सर ऐसी औरतें जो है बड़ी महान औरतों के इक्वल हो जाती हैं। मैथिल्डे suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all delicacies and all luxuries. मैथिल्डे निरंतर कष्ट में रहती थी, लगातार ceaselessly, विदाउट स्टॉपिंग, कष्ट में रहती थी। वो खुद महसूस करती थी कि वो तो पैदा हुई है सभी तरह के डेलिकेसीज, व्यंजनों, तरह तरह के खाने की चीज़ों और ऑल लग्जरीज का एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए पैदा हुई है। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द पॉवर्टी ऑफ अ ड्वेलिंग, वो अपने जो रहने की जगह थी, ड्वेलिंग रहने की जगह होती है, उसकी गरीबी के कारण वो निराश रहती थी। एट द बेयरनेस ऑफ द वॉल्स, उसके घर की जो दीवारें थी उनमें कोई कलर नहीं था, अच्छा, भद्दी थी, नंगापन दिखता था।
एट द शैबी चेयर्स, उसकी कुर्सियाँ जो हैं वो टूटी फूटी जर्जर थीं, शैबी। द अगलीनेस ऑफ द कर्टेंस, उसके घर के जो पर्दे थे कर्टेंस वो गंदे थे, इसके कारण निराश रहती थी। ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच अनदर वुमेन ऑफ अ रैंक वुड नेवर इवन हैव बीन कॉन्शियस। इस तरह की चीज़ों से उसके अलावा कोई दूसरी महिला होती उसकी जगह पर उस रैंक की, तो वो कभी होश में नहीं रह पाती इस तरह की चीज़ें देख करके। टॉर्चर्ड हर, वो उस चीज़ें उसे परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी और उसको गुस्सा दिलाती थी, मेड हर एंग्री। द साइट ऑफ द लिटिल ब्राइटन peasant who did her humble housework aroused in her despairing regrets and bewildering dreams। जब वो अपने घर में काम करने वाली छोटी सी ब्राइटन लड़की थी किसान की, वो झाड़ू पोंछा का काम करती थी, तो उसको ऐसा काम करते हम्बल हाउसवर्क करते देखती थी तो उसके अंदर निराशा होती थी और बड़े ही विस्मयकारी विवाइल्डरिंग ड्रीम्स आते थे, उसको सपने आते थे। सी थॉट ऑफ साइलेंट एंटी चैम्बर्स hung with oriental tapestry, illumined by tall bronze candelabra, and of two great footmen in knee breeches who sleep in the big armchairs, made drowsy by the oppressive heat of the stove। वो सोचती थी कि वो एक ऐसे कमरे में, बड़े हॉल में, एंटी चैम्बर्स माने बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ जाए, उसको रहने को मिले वहाँ पर, जहाँ पर कि ओरिएंटल टेपेस्ट्री होते हैं, कपड़े होते हैं जिन पर एक बड़ी अच्छी कलाकृति, कलरफुल कड़ी होती है, और वो बड़े बड़े हॉल में, आलीशान अमीर घरों में लगे रहते हैं। तो वो टेपेस्ट्री लगी हों ऐसे हॉल में जाए, वो कमरों में जाए जहाँ पर इल्यूमिन्ड, प्रकाशित, उजेला होता हो, किसके द्वारा? बाय टॉल ब्रॉन्जे कैंडेलब्रा, जो तांबे की मोमबत्ती जलाने की बड़े अच्छे स्टैंड होते हैं, लंबे लंबे, वो लगे हों। एंड ऑफ टू ग्रेट फुटमैन इन नी ब्रीचेस, और जहाँ पर दो फुटमैन, सैनिक, आपने देखा हो अंग्रेज या फ्रेंच सैनिक जो है उनकी ड्रेस स्पेशल होती है, घुटने तक का उनका लाल कुर्ता होता है, स्पेशल कैप होती है, एक ट्राउज़र होता है, तो उस तरह का पहने हुए वो कपड़ा कोई फुटमैन सैनिक, दो महान सैनिक जो who sleep in the big armchairs, जो बड़ी आरामदायक कुर्सियों पर बैठते हैं, made drowsy by the oppressive heat of the stove, और स्टोव की सताने वाली गर्मी में भी वो नींद का आनंद ले रहे होते हैं, अच्छी नींद आ जाती है ऐसे कमरों में उनको। तो ऐसे घर की इच्छा रखती थी वो। सी थॉट ऑफ लॉन्ग रिसेप्शन हॉल्स हंग विद एंशियंट सिल्क of the dainty cabinets containing priceless curiosities। वो सोचती थी कि वो लॉन्ग रिसेप्शन हॉल्स में जाए, बड़े बड़े जो स्वागत कक्ष होते हैं, हॉल, जहाँ पर कि एंशियंट सिल्क, प्राचीन सिल्क के कपड़े लटके रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं, ऑफ द डेंटी कैबिनेट्स, और जहाँ पर सुंदर सुंदर कैबिनेट होती हैं। कैबिनेट एक छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जहाँ पर कि बॉय और गर्ल जो है, आदमी या औरत अपने डिनर करते हैं, रात को खूब चैटिंग करते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, तो ऐसी जगह को कैबिनेट्स बोलते हैं। कंटेनिंग प्राइसलेस क्यूरियोसिटीज़, और उनमें ऐसी अमूल्य क्यूरियोसिटी, उत्साह छिपा होता है, जिसकी कैबिनेट में अंदर क्या होता है उसको देखने का उत्साह सबके अंदर होता है। तो वो चीज़ चाहती थी। एंड ऑफ लिटिल कॉन्क्टिस परफ्यूम्ड रिसेप्शन रूम्स, और वो चाहती थी कि रिसेप्शन रूम्स ऐसे जहाँ पर परफ्यूम, खुशबू, मनमोहक खुशबू जो महिलाएं लगाती हैं, उस तरह की खुशबू उन कैबिनेट्स, उन कमरों में आती हो, जो कैबिनेट्स मेड फॉर चैटिंग एट 5 o'clock विद इंटीमेट फ्रेंड्स। इस तरह की जो कैबिनेट्स होती हैं वो चैटिंग जिसमें लोग करते हैं सुबह 5 बजे तक अपने खास दोस्तों के साथ में। विद मैन फेमस एंड सॉट आफ्टर, ये मैन बहुत ही फेमस होते हैं और जिनको बाद में औरतें खोजती हैं। हुम ऑल वीमेन एनवी, जिनसे औरतें ईर्ष्या भी करती हैं। एंड हुज अटेंशन दे ऑल डिज़ायर, परंतु वे सभी इन व्यक्तियों का आकर्षण भी चाहती हैं। When she sat down to dinner, जब वो डिनर पर बैठती थी, बिफोर द राउंड टेबल कवर्ड विद टेबल क्लॉथ इन यूज 3 days, 3 दिन का यूज किया हुआ टेबल का क्लॉथ उसके टेबल पर बिछा रहता था,
अपोजिट हर हस्बैंड, उसका पति उसके सामने बैठा रहता। हु अनकवर्ड द सूप टुरीन, उसका पति जब टुरीन यानी बाउल जो होता है जिसमें सूप भरा होता है उसके ढक्कन को खोलता था तो उसमें से जो खुशबू आती थी, एंड डिक्लेयर्ड विद डिलाइटेड एयर, तो उसको खुशबू के द्वारा वो खुश होकर के बोलता था, द गुड सूप, ओह कितना अच्छा सूप है, आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो मैं कुछ जानता ही नहीं। सी थॉट ऑफ डेंटी डिनर्स, उस समय मैथिल्डे जो है वो अपने सुंदर डिनर के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, वो सपनों में खो जाती थी कि ऐसा डिनर हो जहाँ पर शाइनिंग सिल्वरवेयर, चमकते हुए चांदी के बर्तन हों। ऑफ टेपेस्ट्री दैट पीपल्ड द वॉल्स विद एंशियंट पर्सनेजेस, और ऐसी टेपेस्ट्री, मैंने बताया आपको, जो कपड़े पर्दे जहाँ पर कोई कलाकृति लगी होती हैं, और ऐसी टेपेस्ट्री जहाँ पर प्राचीन व्यक्ति दीवार पर छपे हुए हों। एंड विद स्ट्रेंज बर्ड्स फ्लाइंग इन द मिडस्ट ऑफ फेरी फॉरेस्ट, और उन टेपेस्ट्री पर उड़ते हुए पक्षी हों जो कि परी वाले जंगल के बीच में दिखते हों, ये सब वो सोचती थी। एंड शी थॉट ऑफ डेलिशियस डिशेज सर्व्ड ऑन मार्वलस प्लेट्स, और वो सोचती थी उन अच्छी अच्छी डिशेज, व्यंजनों के बारे में जो कि उसको मार्वलस प्लेट्स, सुंदर प्लेट्स में सर्व किए जाएं। एंड ऑफ द विस्पर्ड गैलेंट्रीज टू विच यू लिसन विद अ स्फिंक्स लाइक स्माइल, और वहाँ पर जो लोग हों वो गैलेंट्रीज, जो अमीर लोग होते हैं वो कान में फुसफुसा के धीरे धीरे बात करते हैं, ज़्यादा जोर से खाने की टेबल पर बात नहीं करते, और ऐसे व्यक्तियों की मुस्कुराहट ऐसी लगती है मानो तो वो स्फिंक्स हों। स्फिंक्स आप नीचे वोकेबलरी में देख सकते हैं। एन इजिप्टियन शी डेमन, वो एक ऐसी महिला होती है मिस्र की, विद अ ह्यूमन हेड, जिसका हेड ह्यूमन का होता है, एंड द बॉडी ऑफ ए लॉयन, और बॉडी उसकी लॉयन की होती है। मिस्र के रेगिस्तान में आपने सीरियल उसमें टीवी पर आपने देखा होगा इस तरह के स्फिंक्स। तो इस तरह के स्माइल स्फिंक्स वाले बलशाली लोग वहाँ डिनर की टेबल पर बैठे रहते हैं, तो वो इसे कल्पना करती है। शी हैड नो गाउन्स नो ज्वेल्स नथिंग, उसके पास पहनने को ना गाउन थी अच्छी, ना कोई ज्वेल्स थे, ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड नथिंग, उसके पास कुछ भी प्यार करने को, अच्छा लगने को चीज़ नहीं थी। बट दैट शी फेल्ट मैड फॉर दैट, परंतु वो उन चीज़ों के लिए, अच्छे कपड़ों, अच्छी ज्वेलरी के लिए पागल सा महसूस करती थी। सी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, वह उन्हें पाकर खुश होना चाहती थी। टू बी एनवीड, वो ईर्ष्या भी करती थी जिनके पास वो चीज़ें होती थी। टू बी चार्मिंग, वो आकर्षण महसूस करती थी उन चीज़ों के लिए। टू बी सॉट आफ्टर, ऐसी चीज़ें जिनके लिए आदमी दीवाना हो जाता है, तो वो मैथिल्डे के अंदर थी। वो इस ज्वेलरी और गाउन्स के प्रति दीवाना सा हो जाती थी। सी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी, ए फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी बचपन से। हु वाज रिच, वो अमीर थी। एंड whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home, परंतु मैथिल्डे उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उसके यहाँ जाती थी तो वो जब वापस आती तो दुखी होकर के वापस आती थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड अमीर थी और ये गरीब थी, तो उसको चिड़न छूटती थी, तो वो नहीं जाती थी। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम, परंतु एक शाम उसका पति उसके पास आया। विद ए ट्रिम्फेंट एयर, जीत की खुशी उसके चेहरे पर थी। एंड होल्डिंग ए लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा वो लिए हुए था। देयर सेड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू, उसने, पति ने कहा उसके ने मैथिल्डे से, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर द पेपर क्विकली एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर दीज बर्ड्स, उसने जल्दी से पेपर फाड़ा, उस लिफाफे से उस कार्ड को निकाला जिस पर कुछ अच्छे गुदे हुए थे। उनमें वो एक इनविटेशन कार्ड था जो कि मंत्री के घर से आया था, इनको किसी प्रोग्राम में, डांस पार्टी में, जिसको बॉल कहते हैं, उसमें इनवाइट के लिए इनविटेशन कार्ड था। तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो इस तरह थी। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्जिस रैम्पनो रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइजेल्स कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18। जो लोक शिक्षा के मंत्री थे और उनकी जो मैडम थी, मिसेज थी,
जॉर्ज रैम्पनाउ, उन्होंने आग्रह किया था मिस्टर और मिसेज लुइजेल्स से कि वो उनके पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री, कि उनके मंत्री आवास पर, महल पर वो आए घर पर सोमवार की शाम 18 जनवरी को। तो ये इन्विटेशन कार्ड था। Instead of being delighted as her husband had hoped, उसके पति ने सोचा था कि वो खुश होगी कार्ड को देख करके, क्योंकि वो पसंद करती थी ऐसी जगह जाना। She threw the invitation on the table, उसने इन्विटेशन को टेबल पर फेंक दिया क्रॉसली, मटरिंग, ये बड़बड़ाते हुए, What do you wish me to do with that? तुम्हें क्या लगता है कि इसका मैं क्या करूं? तो उसका पति बोला, Why my dear, I thought you would be glad, मुझे तो लगा तुम खुश होगी। You never go out, तुम बाहर नहीं जाती हो। You never go out, तुम बाहर नहीं जाती हो। And this is such a fine opportunity, और ये एक अच्छा अवसर है। I had great trouble to get it, मैंने ये कार्ड पाने के लिए बहुत कष्ट किया झेला। Everyone wants to go, हर कोई जाना चाहता है। It is very select, बहुत चुनिंदा लोग हैं। And they are not giving many invitations to clerks, और उन्होंने ज़्यादा क्लर्कों को इनविटेशन दिया भी नहीं है। The whole official world will be there, सारे अधिकारी वहाँ होंगे। She looked at him with an irritated glance, मैथल्डे ने अपने पति की तरफ बड़ी ही इरिटेटेड ग्लैंस, एक चिड़ी हुई निगाह से देखा, एंड सेड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से कहा, एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे में क्या पहन कर जाऊं? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने तो सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया और बोला, वाई द गाउन यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, क्यों, जिस गाउन को पहन करके तुम थिएटर में जाती हो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। ही स्टॉप्ड डिस्ट्रैक्टेड सीइंग दैट हिज वाइफ वाज वीइंग, उसका पति रुका, थोड़ा विचलित हुआ ये देख करके कि उसकी पत्नी रो रही थी। टू ग्रेट टीयर्स रेन स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आइज टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ हर माउथ, दो बड़े बड़े आंसू उसकी पत्नी के मुंह पर, उसके आंखों से टपक रहे थे, जिनको देख करके वो थोड़ा विचलित हुआ पति। What is the matter? What is the matter? He asked. उसके पति ने पूछा, क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she conquered her grief. बड़े उग्र प्रयास के साथ में उसने अपने गुस्से को जीता। And replied in a calm voice, और बड़ी शांत आवाज में जवाब दिया। While she wiped away her tears, जब उसने अपने आंसू पोंछ लिए, Nothing, only I have no gown and therefore I can't go to this ball. कोई बात नहीं है, मेरे पास गाउन नहीं है, एंड इसलिए मैं बॉल में, जो डांसिंग पार्टी है उसमें नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर इक्विप्ड देन आई एम, अपना ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे देना, कलीग जो उसकी पत्नी के लिए दे देना, जिसके पास कुछ ज़्यादा कपड़े हों, सुसज्जित हो, वो इक्विप्ड हो, ऐसे किसी को ये कार्ड दे देना। ही वॉज इन डिस्पेयर, ही रिज्यूम्ड, वो निराश था, उसने फिर से कहा, कम लेट अस सी, आओ हम देखते हैं मैथिल्डे, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, कि ये फ्रॉक कितने की आएगी, ए सूटेबल गाउन, एक अच्छी गाउन कितने की आएगी, विच यू कुड यूज़ ऑन अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो कि अन्य अवसरों पर भी जिसका हम उपयोग कर सकें, जो कि सरल सी हो, सिंपल सी हो। सी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स, वो उसने कुछ देर सेकेंड के लिए सोचा, मेकिंग हर कैलकुलेशंस, अपने गुणा भाग लगाए, एंड वंडरिंग ऑल्सो व्हाट सम सी कुड आस्क विदाउट ड्रॉइंग ऑन हर सेल्फ एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो उसने कई सेकंड के लिए उस राशि के बारे में सोचा जो कि उसका इकोनॉमिकल क्लर्क, जो मितव्ययी खर्चे वाला जो पति क्लर्क था उसका, वो बिना किसी तत्काल इनकार के, बिना किसी इमीडिएट रिफ्यूजल के, या एक फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन के, डरावने आश्चर्य के कारण बने के बिना वो मांग सके पैसा, ऐसा उसने सोचा। फाइनली सी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, अंत में उसने हिचकिचाते हुए कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं ठीक से तो नहीं कह सकता,
नहीं कह सकती, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विद 400 फ्रैंक्स, परंतु मैं 400 फ्रैंक मैं इसको मैनेज कर लूँगी। 400 फ्रैंक यानी फ्रैंक माने रुपए। ही ग्रू अ लिटिल पेल, ये सुनकर वो थोड़ा सा डरा, बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट दैट अमाउंट टू बाई अ गन, क्योंकि उसने गन खरीदने के लिए इतना पैसा अलग रख रखा था। एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू अ लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर ऑन द प्लेन ऑफ नैंटियर विद सेवरल फ्रेंड्स, और उसने प्लान किया था कि वो नैंटियर शहर में के मैदानों में अगली गर्मियों में जाएगा, वहाँ शूटिंग का गेम खेलेगा अपने दोस्तों के साथ में, जो वो नई बंदूक खरीदेगा उससे, उसके लिए उसने पैसे रखे थे। बट ही सेड, परंतु उसके पति ने कहा वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा। एंड ट्राई टू हैव अ प्रेटी गाउन, और एक सुंदर अच्छी खरीद लेना तुम गाउन। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर, डांस पार्टी का दिन नज़दीक आने वाला था। एंड मैडम लुइजेल सीम्ड सैड, और मैडम लुइजेल दुखी लग रही थी। अनईजी एंग्जस, बेचैन थी, चिंतित थी। हर फ्रॉक वाज रेडी, उनकी गाउन फ्रॉक तैयार थी। हाउ एवर, जो भी हो, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो ये देख करके उनके पति ने उनसे एक शाम कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कम, यू हैव सीम्ड वेरी क्वियर दीज लास्ट 3 days, तुम इन पिछले 3 दिनों से तुम बहुत चिंतित लग रही हो, दुखी लग रही हो। स्टूडेंट, ये कहानी बहुत बड़ी है, इसको एक वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अगले पार्ट में इस कहानी का शेष भाग आप देखेंगे। आपको जल्दी ही वीडियो 2 मिलेगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।